सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के चैनल पे। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। हमने देखा था कि अभी पहले भी बिजनेस होते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस हो रहे हैं, पहले वाटर सिस्टम के थ्रू होता था, जैसे मनी इन्वेंट हुआ, मनी के थ्रू होने लग गया, आगे बिजनेस चल रहा है, हम है तब भी बिजनेस चल रहा है, हम नहीं थे तो भी बिजनेस था, और अब अगर नहीं भी रहेंगे तो भी आगे बिजनेस कंटिन्यू होगा। अब ये कि कौन से नए नए तरीके आ गए थे बिजनेस को करने के लिए। अब हमारी आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो चुकी है, इतनी अपने फील्ड में आगे बढ़ चुकी है, इंटरनेट हमारा इतना आगे आ चुका है कि हम अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट इज ऑब्वियस, अगर आपको बिजनेस करना है ऑनलाइन तो आपको सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट जो होती है कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसे तो चाहिए, बट ये कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करें यू नीड रिक्वायरमेंट कि आपको सबसे पहले इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर, नेटवर्क, लैपटॉप, पीसी, जो भी जरूरत है आपको वो सबकी जरूरत पड़ेगी, तब आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस खोल सकते हो। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन बिजनेस की है, वो ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऐसे बोलने के लिए मतलब बोलने के लिए किया गया है कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता है या चलता है वगैरह। सो हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, आज हम और हमारे यहाँ पर उसके आगे के और टॉपिक्स देखेंगे कि एक्चुअली वो और क्या है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बताने की जरूरत नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में हम ये सब चीजें करते ही रहते हैं। हमें जो चीज पसंद आया, हम लोग वेबसाइट पे गए, चेक किया, और हमें क्या होता है कि हमें जो भी पसंद आता है हम वो ले लेते हैं। बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यू यूजर है, कोई पहली बार अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो कुछ एक एक्टिविटी होती है, कुछ चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है। वो सब चीजें अगर हम करेंगे, देयर आर स्टेप्स की मुश्किल से 1-2 स्टेप से 3 स्टेप से, वो अगर स्टेप हमने किए तो हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। अगर आपको कुछ परचेज करना होता है तो देयर इज 3 स्टेप, दैट इज प्री परचेज, परचेज एंड द पेमेंट। और सेल के लिए इवन सेम, प्री सेल, सेल एंड द डिलीवरी। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आपको अगर कुछ चीजें परचेज करना तो आप पहले सोचते हो ना कि आपको क्या परचेज करना है, आपको क्या लेना है, कहाँ से लेना है, कितने बजट में लेना है। आप हर एक चीज से इंफॉर्मेशन निकालोगे, आप कंपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो आपके यहाँ जान पहचान में कोई अगर वो चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है, उनका कोई शॉप है कि नहीं है, अगर वहां से हम ले सकते हैं तो हमारे लिए ईजी रहेगा, कहीं ना कहीं हमें हेल्प होगा कि हमें ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, जो आजकल पॉसिबल नहीं है। इवन रिलेटिव्स को भी हमें बहुत पैसे देने पड़ जाते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी हो तो मतलब हम सोचते हैं ना कि प्री परचेज के लिए हमें क्या लेना है, क्या परचेज करना है, पहले हम पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, हर एक शॉप के बारे में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीजें मिलती है, क्या बजट है, हम अपना एक बजट सेट करेंगे, हर एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर हमें जब हमारा एक फाइनल डिसाइड होता है कि हमें ये चीज परचेज करना है, कितनी बजट में लेना, हम परचेज करते हैं, उसके बाद लास्ट पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 3 स्टेप था। अब सेल के लिए क्या होता है कि अब जो भी मैन्युफैक्चरर है वो चीजें बनाएगा, प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेजिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको पैकेजिंग देगा, एडवर्टीजमेंट देगा, मार्केटिंग करेगा, हर एक चीज करेगा, उसको सेल करेगा, फिर डिलीवरी करेगा। दिस आर द थिंग्स। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी ऐसा न्यू यूजर है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू यूजर हूँ, मैंने कभी ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग किया नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं, किया है, बट फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, आई एम द न्यू यूजर, मैं कभी आज तक नहीं हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे अमेजोन से करना है, मिंत्रा से करना है, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिससे भी करना है, तो अगर मैं उसकी वेबसाइट पे जाती हूँ ना, सबसे पहले वहां पर मुझे लॉग इन करना पड़ता है। वहां पर अगर मैं अपनी लॉग इन की, उसके लिए कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि यहाँ पर आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वहां पर लॉग इन करना पड़ता है। आप उधर पे जो आपके कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल आईडी हो गया, आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है, आपका नाम वगैरह हो गया, आपका एड्रेस हो जाता है, और वहां पर एक शॉपिंग कार्ट करके एक चीज होती है। दिस आर द थिंग्स कि अगर आप ये चीज अगर कर लेते हैं, दैट इज वन टाइम प्रोसेस। और अगर आप कभी भी उस वेबसाइट पे वापस जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर वापस से शॉपिंग कर सकते हो। आपको वापस से रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा, वो चीज आपकी ऑलरेडी सेव की जाती है कि ऑलरेडी सेव है कि आप अगर वापस से इनकेस अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो। दैट इज हमारा फर्स्ट स्टेप। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेप जो हम लोग करते हैं। अब ये होता है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए ये है कि हमें इंटरनेट की जरूरत है। हम कुछ भी अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन, दैट इज हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, यू हैव टू फिल दैट। आपको उस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको पहले वहां पर अपने एक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, उसके बाद वहां पर आप क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना है तो यू कैन डू। अब वहां पर एक शॉपिंग कार्ट करके चीज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम जो ट्रॉली, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉल वगैरह जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट वगैरह जाते हैं, वहां पर एक ट्रॉली करके चीज होती है ना, हमें फिजिकली वो ऐसे
सामने आंखों में दिखता है, तो उसकी एक आइकन है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ऐसा कोई वेबसाइट होगा, तो उसके आसपास ऐसे एक छोटी सी ट्रॉली बनी होती है ना, समथिंग कुछ ऐसी करके, वो एक ट्रॉली बनी होती है हर एक कि आपको जो भी पसंद आता है आप ऐड टू कार्ट कर लो। और वहां पर एक और चीज होता है, दैट इज एक हार्ट शेप का कुछ बना होता है, सॉरी ऐसे कुछ होता है, एक हार्ट शेप का समथिंग कुछ बना होता है। तो वो क्या होता है, विश लिस्ट होता है, जिसको हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट जाते हैं, अब आपको 10 चीज पसंद आती है, यार मुझे ये भी पसंद आ रहा है, यार मुझे वो भी पसंद आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 10 चीजें पसंद आ रही, बट 10 चीजें खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं, आपने सोचा था कि मुझे ये लेना और वो लेना करके आपने 2-3 चीज के लिए सोचा था, बट आपको 10-15 चीजें पसंद आ गई है, तो आप क्या करोगे उस टाइम के, ये होगा कि आप सोचोगे यार अभी तो लेकर कोई फायदा नहीं, बिकॉज यूज नहीं होने वाला, आपके पास पैसे नहीं होंगे, ये कुछ रीजन होते हैं आप नहीं परचेस कर पाते। बट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें पसंद आती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फ्रेंड का बर्थडे, अब उसकी फ्रेंड मेरा जो फ्रेंड है उसके बर्थडे के लिए बहुत टाइम है, इनकेस फॉर एग्जांपल 5-6 महीने होंगे, और मुझे ऑलरेडी उसके लिए गिफ्ट समझ आ गया कि मुझे क्या लेना है करके, तो मैंने विश लिस्ट करके रख दिया कि फॉर एग्जांपल इनकेस अगर मैं फ्यूचर में उसके लिए लूंगी तो मैं ये ले सकती हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे वापस से जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर्च करते करते, स्क्रॉल करते करते मुझे अचानक से चीज दिख गई, मुझे पसंद आ गई और वो अच्छी चीज है, तो मैंने उसको कर लिया। बट इनकेस फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च भी नहीं किया, तो स्क्रॉल करते करते मुझे मिल गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने उसको विश लिस्ट किया है, तो इनकेस अगर मैं फ्यूचर में वो चीज ले रही हूँ तो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो शॉर्ट लिस्टेड होगा कि मुझे ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिल जाएगा मुझे इजीली, मेरा कहीं ना कहीं टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें होती है, दैट इज एक विश लिस्ट और एक शॉपिंग कार्ट। दैट इज आपका शॉपिंग कार्ट क्या होता है कि आपको जो भी चीज पसंद आती है आप उसको क्या करते हो, उसमें अपने कार्ट पे डाल दो। अगर आपको फॉर एग्जांपल इनकेस आपने बहुत सारी चीजें डाली, अगर उसमें से आप कुछ रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीजें, मतलब आपने जितनी भी चीजें ली है, मतलब ली नहीं, आपको जो भी चीजें पसंद है आपने ऐड टू मतलब शॉपिंग कार्ट में डाल दिया, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके कार्ट में कितनी सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सो दैट इज हमारा फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन। अब हमारा नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपने चीजें देख ली, आपको क्या चीजें चाहिए थी, आपको क्या पसंद आ रहा था, आपको जीन्स लेना था, टी शर्ट लेना था, पर्स लेना था, कुछ भी लेना था, आपने क्या कर लिया, देख लिया, अपने कार्ट में डाल लिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। दैट इज हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने शॉपिंग कार्ट में डालते हैं। उसके बाद हमारा एक प्रोसेस आता है जिसमें हमें पेमेंट करना पड़ता है। अब पेमेंट के ना अलग अलग ऑप्शन है, दैट इज द लास्ट स्टेप। तो पेमेंट मैकेनिज्म, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ हमें अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट दे के आप उस थ्रू मतलब उसके थ्रू कर सकते हो। अब जिसमें हमारा दिया है फर्स्ट वन कैश ऑफ डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, सॉरी, दैट इज सीओडी। अब ये होता है कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर अवेलेबल है। अब सबसे पहले मतलब एक रीजन हम बोल सकते हैं कि अगर बड़ा बड़ा अमाउंट रहता है ना, हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते, हमारे अकाउंट से ही वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बट अगर छोटी मोटी चीजें तो हम कैश ऑन डिलीवरी क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। अब इससे बहुत लोग अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर होता है ना, यार क्या पता हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, क्या पता हमारी पार्सल हमें नहीं रिसीव हो, क्या पता कुछ गलत हो रहा हमारे साथ, तो हमारा पैसा नुकसान हो जाएगा, ये सोचते ना, इसलिए वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा, जब वो डिलीवरी बॉय आएगा हमें जब देगा हमारा प्रोडक्ट, तब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पेमेंट कर देंगे, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है। दैट इज हमारा कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट इज मेड एट द डोर स्टॉप, कि आपके दरवाजे पे आपको आपका सामान मिलेगा, वो तब आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अब चेक, बायर सेंड अ चेक टू द सेलर एंड सेलर सेंड द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द चेक। अब यहाँ पर क्या होता है, चेक ऑप्शन। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया है कि यहाँ पर जो बायर है वो क्या करेगा, सेलर को चेक भेज देगा, मतलब जो भी सेलर है वो अपने किसी आदमी को भेज देगा कि आप उसके थ्रू क्या करो, चेक कलेक्ट करेगा, तो आप चेक के थ्रू भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेट बैंकिंग। सो नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। The payment is transferred from the buyer's account to the seller's account electronically, IMPS, that is हमारा immediate payment transaction। उसके बाद RTGS हो गया, नेफ्ट हो गया, ये सब चीजें हैं जिसमें से हम अपने क्या कर सकते हैं, वहां से हम पेमेंट कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो भी पैसा रहेगा वो आपके अकाउंट से कट के सामने वाले अकाउंट में चले जाएगा। एंड द सेकंड लास्ट सेकंड, दैट इज क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अब ये प्लास्टिक मनी है, हम सबको पता है, हमने मनी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि मनी बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो हमारी जो डेबिट कार्ड और प्लास्टिक कार्ड है, सॉरी डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, दैट इज हमारी प्लास्टिक मनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी पेमेंट हो रहा है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है, जो भी होगा कि आपका वो डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। आप आपके जो भी डेबिट कार्ड और या क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर, एक्सपायरी नंबर, जो भी चीजें रहती है वो आपको फिल करना पड़ता है, उस तरह से आपका पेमेंट हो जाता है। एंड द लास्ट वन, दैट इज डिजिटल कैश।
डिजिटल कैश क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो ना, पेटीएम ले लो, पेटीएम होता है, दैट इज अ थिंग, हम क्या करते हैं उसके थ्रू पेमेंट करते हैं ना। अब उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल वो सामने तो नहीं है ना, हम उसको ना देख पा रहे हैं ना टच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कार्ड हम बोल सकते हैं, अगर हम प्लास्टिक मनी बोलेंगे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, हम उसको यूज कर रहे हैं। बट हमारे जो डिजिटल कैश होता है उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती है। So it is a form of electronic currency that exists only in cyberspace and has no physical properties, has ability to use real currency in an electronic form. हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे रियल करेंसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस आर द मोड्स ऑफ पेमेंट। हम क्या कर सकते हैं, इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं, अगर हम ये सब चीजें ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके थे कि हमने पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कुछ वेबसाइट्स में हमें अपने लॉगिन एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट जो हमने देखा। तो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक्चुअली होता क्या है वो देखते हैं। ओके, दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, अब फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे रीड कर दूंगी, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सब बिजनेस फंक्शंस टू स्पेशलाइज एजेंसी। मतलब आउटसोर्सिंग मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस में देखोगे, मतलब कोई कंपनी है तो वहाँ पर सिक्योरिटीज होते हैं, वहाँ पर कैंटीन होती है। अगर आप अपने कॉलेज का ले लो, वहाँ पर भी कैंटीन फैसिलिटीज होती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज होती है, अलग अलग फैसिलिटीज होती है कि नहीं होती। आप एग्जाम्पल ले लो ना, ये हमारे जो कॉल सेंटर्स होते हैं, ये एक एग्जांपल से, मतलब फॉर एग्जांपल कोई पूछे ना आउटसोर्सिंग, तो हम बोलते हैं कि कॉल सेंटर्स करके, दैट इज आउटसोर्सिंग। अब कंपनी के एक तो दुनिया भर के काम होते हैं। अब वो चीजें बनाएगी, चीजों को देखेगी, मार्केटिंग करेगी, उसके लिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो करेगी, या फिर वो अपनी सिक्योरिटीज देखेगी, अपनी कैंटीन फैसिलिटीज देखेगी, या एम्प्लॉयज के लिए 10 सिक्योरिटी मेजर्स देखेगी। कितने सारी चीजें करने पड़ेगा ना। अब वो है कि वो 10 एम्प्लॉय क्यों हायर करे, वो सब चीजें परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर सकता है, किसी एक कंपनी के साथ डील करेगा जो ये सब चीजों में क्या करती है, वो ये सब चीजें काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी कंपनी में है, अब मेरी जो कैंटीन फैसिलिटी है, अब मैं तो नहीं ना जाऊंगी उधर पे खाना बनाऊंगी मेरे एम्प्लॉयज के लिए, या मैं 10 एम्प्लॉयज को और हायर करूंगी, 10 का चलो 5 एम्प्लॉयज को और हायर करूंगी कि मेरे एम्प्लॉयज के लिए खाना बनाओ, वो अलग खर्चा हो जाएगा। पहली बात है स्पेस देखना पड़ेगा, 10 सामान लाने पड़ेंगे, 10 खर्चे करने पड़ेंगे, 10 इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, मतलब कितना खर्चा होगा ना। इट इज बेटर मैं किसी ऐसे कंपनी के साथ डील करती हूँ, ऐसे कंपनी के साथ लिंक होती हूँ जो ये सब चीज करता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली अगर हम आउटसोर्सिंग वर्ड बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम आउटसोर्सिंग मतलब हम अपने कंपनी का एक ऐसा काम किसी और को देते हैं जो वो हमें करके देता है ऑन बिहाफ ऑफ अस, मतलब वो हमारी जगह पर हमें करके देगा। बट ये कि हमें कहीं ना कहीं पेमेंट, जो भी एक पेमेंट होता है, जो पे करना होता है वो हम करेंगे, बट जितना खर्चा एक्चुअल हमें करना पड़ता है वो कम होता है एज कम्पेयर अगर हम वो चीजें क्या कर रहे हैं, सामने वाले को आउटसोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं ना कि वेडिंग डेकोरेशन होते हैं, तो क्या हम वो सब चीजें डेकोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बर्थडे पार्टी आपकी है, अगर आपको अच्छे से डेकोरेट करना है, एक अच्छा सा आपको थीम चाहिए आपका, क्या आप करोगे, आप किसी और को बुलाओगे, मतलब आपने अपना एक काम क्या किया है, डेकोरेट किया है। जो शादी में लोग डेकोरेशन करते हैं, ये सब चीजें कौन करता है, हम चीजें आउटसोर्स करते हैं ताकि वो करके देंगे। अब जो भी सामान है वो अपना खुद लेके आएंगे, सब कुछ अरेंज कर लेंगे, सब कुछ करके देंगे, बाद में जो लास्ट में जो हमें पेमेंट करना होता है वो हम कर लेंगे, दैट इज द थिंग। सो आउटसोर्स क्या आता है। अब आउटसोर्स में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम दे दो, मोस्टली यहाँ पे दो एक्टिविटीज होती है, दैट इज कोर एक्टिविटीज और एक नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। अब यहाँ पर जो कोर एक्टिविटीज मतलब कंपनी का जरूरी काम, जो भी चीजें रहेगी वो अपने मेन चीज पे फोकस करेगी, और जो जरूरी चीजें नहीं, फॉर एग्जांपल हम सैनिटेशन बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोल देते हैं, हम सैनिटेशन बोल देते हैं, कैंटीन फैसिलिटीज बोल देते हैं, ये सब चीजें क्या होगा, ये सब चीज हम आउटसोर्स कर देंगे, किसी और को देंगे जो ये सब चीजें हमें करके देंगी। तो ये हमारी कोर एक्टिविटीज होती नहीं, हमारा काम क्या, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, वो चीजें प्रोडक्ट बना रही है, बट उसकी पैकेजिंग उसको आती नहीं है, बट वो ट्राई कर रहा है कि चलो मैं पैकेजिंग खुद से करने का ट्राई करूंगा। पहली बात उसको आता नहीं है। अब वो जब ट्राई करने जाएगा तो उधर पे वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज जाएगा। वहां पर अगर उसको करना है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए होंगे, अलग मशीन चाहिए होंगे, अलग एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, मतलब कितने खर्चे करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पैकेजिंग का काम है हम किसी और को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर कोई डिपार्टमेंट है, अब वो प्रोडक्ट बनाए, उस चीज पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, बेटर है कि हम इस चीज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई और दे दें। अब होता है कंपनी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अब ये होता है कि वो
मतलब उनको अलग से 10 काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है, तो वो किसी ऐसे पर्सन को देगी वो जिस चीज में एक्सपर्ट होगा, मतलब जिसको अकाउंट्स मेंटेन करना आता होगा, जिसको हर एक चीज पता होगा कि हाँ अकाउंट क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, क्या बैलेंस शीट है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट है, सब उसको पता है, तो हम उसको देंगे ना, हमारा काम इजी हो जाएगा। दैट इज कोर एक्टिविटीज। नॉन कोर मतलब नॉन कोर एक्टिविटीज जो हमारे कंपनी में उतना जो हम ज्यादा जिसको बोलते हैं कि ज्यादा प्रेफर नहीं करते, जिसपे ज्यादा फोकस नहीं करते, काम वो भी है, करना तो उसको भी है, बट हमारा जो कोर जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है दैट इज हमारा प्रोडक्ट बनाना, वो हमारा ज्यादा मेन काम है एज कम्पेयर टू उस चीज से। सो आउटसोर्सिंग इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सब बिजनेस। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज क्या करते हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज को क्या करते हैं, दे देते हैं ताकि वो काम करके हमें दे दे। अब भैया पहली बात है कि जैसे मैंने बोला कि अगर आप वो चीजें करोगे, आपको स्पेस चाहिए, आपको 10 इक्विपमेंट चाहिए, आपको 10 सामान चाहिए, उसके लिए 10 एम्प्लॉयज को और हायर करना पड़ेगा, मतलब कितने खर्चे हो रहे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं। अब इसे एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी चीजें किसी और को दे रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपको पैकेजिंग नहीं आती थी ना, वो कोई और करके दे रहा है जिसको पैकेजिंग में माहिर होगा, तो आपके रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट होगा कि आप जितना खर्चा खुद करने वाले थे उससे कम खर्चा होगा, बिकॉज आप उसको दे रहे हो, उसके पास ऑलरेडी वो सब चीजें अवेलेबल है, तो वो हमें कम में करके देगा। उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, मतलब हम अपने और काम भी हो रहे हैं और साथ साथ हमारे जो और काम भी थे जो हम जिसमें फोकस नहीं कर पा रहे थे वो काम भी हमें मिल रही है। हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब चीजें मिल रही है ना, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो एडवांटेजेस, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, मतलब वही है ना कि हमारा कहीं ना कहीं पैसे बच रहे हैं ना, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है 10 चीजों में। स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर किसी को काम देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मैं कुकिंग का काम बोल दूं या फॉर एग्जांपल मैं अगर सिक्योरिटी का काम बोल दूंगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उनको देंगे जहां पर एक वहां पर हम दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी दूसरे कंट्री को देते हैं ना, दैट इज ऑफ श्योर आउटसोर्सिंग। अगर हम किसी और दूसरे कंट्री में किसी को काम दे रहे हैं दैट इज ऑफ श्योर आउटसोर्सिंग। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लो मैन पावर कॉस्ट, अब यहाँ पर क्या होता है कि मैन पावर कॉस्ट क्या होता है, बहुत लो होता है। एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड दी हाई क्वालिटी सर्विसेज, वैसे ही कि फॉर एग्जांपल अगर हम वो चीज करें, क्या पता हम वो चीजें अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, हम जो पैकेजिंग हमें करना था वो पैकेजिंग हमसे प्रॉपर नहीं हो रही, बट हम जिसको दे रहे जिसको पैकेजिंग आती है तो वो हमें प्रोफेशनली करके देगा, एक्सपर्टली अच्छे से करेगा, अच्छी खासी क्वालिटी की जो सर्विस हमें क्या मिलेगी वो प्रोवाइड करेगा। एम्फोसिस ऑन द कोर प्रोसेस रादर देन द सपोर्टिंग वंस, वही है ना कि आप अपने कोर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, जो आपकी सपोर्टिंग वंस है, मतलब उसके अलावा जो भी काम है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, आप प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दो ना, आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो कोई और कर लेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आर रिड्यूस। अब यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना था कि आपको जगह लेना पड़ेगा, एम्प्लॉयज लेने पड़ेंगे, सामान खरीदना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, 10 चीजें करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती है ना, आपका अच्छा से एक बोलते हैं कि आपकी जो वेस्टेज है वो कम हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपका ज्यादा अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, दैट इज इंक्रीज एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। नॉलेज शेयरिंग, अब फॉर एग्जांपल अगर दो कंपनी एक साथ डील करी, कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ चीजें तो शेयर होगा ना, दैट इज नॉलेज शेयरिंग। अब ये कुछ एडवांटेजेस था, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ना। सो ड्रॉबैक्स हमें क्या बोलता है, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। अब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने अपना किसी को काम, फॉर एग्जांपल आप कैंटीन का काम ले लो ना, कैंटीन फैसिलिटीज अगर हम किसी को देते हैं, आउटसोर्स करते हैं, क्या पता हमने जिसको वो पर्सन नहीं कि वो सिर्फ हमारा काम करके दे रहा है, वो 10 लोगों का और काम कर रहा है, क्या 10 नहीं 20 लोगों का काम कर रहा है, तो वहां पर जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमारे एक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, दैट इज सिक्योरिटी जो होती है, उसका कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इन्फॉर्मेशन से वो लीक ना हो जाए, कहीं कोई मिस यूज ना कर ले। डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, अब आपको एक होता है ना कि हम लोग एक काम करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन आता है, हाँ कि ऐसे ही चाहिए तो हमें ऐसे ही मिला, क्या पता सामने वाला हमें जो काम करके दे रहा है हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आया, आप जैसा चाहते थे आपको वैसा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होता है कि आपको वो चीजें नहीं प्रॉपर मिल रही है। एथिकल इश्यूज, अब फॉर एग्जाम्पल की मेरा कोई काम है, अब मैं अपनी कंट्री में नहीं दे रही हूँ, किसी और दूसरी कंट्री में दे रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, अब जब मेरे कंट्री में भी लोग अवेलेबल है तो मैं दूसरे कंट्री में क्यों दे रही हूँ, एथिकल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों को हायर कर रही हूँ, ठीक है आप मेरा एक काम करो, आउटसोर्स करो, बट मैं बहुत कम दामों में अपनी चीजें करवा रही हूँ, तो उनके साथ तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना, दैट इज एथिकल इश्यूज।
और दूसरे एडवांटेजेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो कहीं ना कहीं आपका काम गलत हो जाएगा। आपके जो कम्युनिकेशन वहां पर कभी कभी कम्युनिकेशन डिस्टेंस मतलब गैप हो जाता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाते, प्रॉपर उससे आपका काम नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट वन, पुअर क्वालिटी एंड द डिलेड सर्विसेज। क्या पता आपको जैसी क्वालिटीज चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही है, आपको जो सर्विसेज आपको जिस टाइम पे चाहिए थी वो आपको उस टाइम पे नहीं ऑफर कर पा रहे, आपको नहीं क्या बोलते हैं कि आपको उस टाइम पे नहीं दे पा रहे। तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। अब हमारे जो आउटसोर्सिंग है ना वो अलग अलग फॉर्म्स का है। फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग है। फर्स्ट वन है बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। ये थर्ड वन हमारा है LPO. BPO is business process outsourcing, KPO is knowledge process outsourcing and LPO that is legal process outsourcing. सब में process outsourcing है, बस स्टार्टिंग का एक वर्ड क्या है डिफरेंट किया गया, बिजनेस प्रोसेस, नॉलेज प्रोसेस एंड द लीगल प्रोसेस। अब स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है। सो ओके, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ, सॉरी बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। बीपीओ क्या है, वो सबसेट, यहाँ पर नॉट अ बीपीओ होगा, इट्स अ केपीओ और द आउटसोर्सिंग। यहाँ पर क्या है, या तो वो केपीओ का आउटसोर्सिंग है या तो वो आउटसोर्सिंग का एक फॉर्म है। बीपीओ क्या है, वो एक आउटसोर्सिंग का ही पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। So, contracting of the operations and the responsibilities to the third party refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to the external organization to minimize cost and increase efficiency. Example, customer care services, customer care centers for the various banks. अब जो भी मतलब अगर हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में देखेंगे ना तो यहाँ पर जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, मतलब बिजनेस में जो भी हमारे नॉन कोर एक्टिविटीज, पेरिफेरल एक्टिविटीज दैट इज नॉन कोर एक्टिविटीज, यहाँ पर वो सब एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, दूसरे किसी थर्ड पार्टी को, किसी और एजेंसी को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारा काम करके देगा। इट इज ऑब्वियस, अगर वो हमारा काम करके दे रहा है कहीं ना कहीं हमारा टाइम बच रहा है, हमें हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है, हमें अच्छी चीज, हमें क्या हो रहा है, अच्छी चीजें मिल रही है, हमें अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही है, प्रॉपर क्वालिटीज ऑफर की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक का ले लो ना, अब बैंक को 10 काम होते हैं वैसे भी कि कस्टमर्स के, अभी उनके 10 काम है कि अलग अलग चीजें और करना है। अब वो अपने 10 अलग काम करे या कस्टमर्स के साथ डील करे, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्या करते हैं कि यहाँ पर उनके वो किसी एक ऐसे बैंक के, मतलब फॉर एग्जांपल वो किसी एक ऐसे कंपनी के साथ डील करेंगे जहां पर वो कस्टमर्स के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। तो जो भी कस्टमर रिलेटेड इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो कौन करेगा, हमारे कॉल सेंटर्स करेंगे, जो कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं वो करके देंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ बीपीओ। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है बिजनेस वर्सेस आउटसोर्सिंग में। पहली बात यह कि आउटसोर्सिंग अगर आप कर रहे हो ना, यहाँ पर आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ फायदे और ये भी नुकसान भी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेविंग हो गया, आपका प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आपके इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ये सब क्या होते अच्छे होते हैं कि आपको नहीं करना पड़ता, बट कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, वो उसका डर रहता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। और फिर हम बोल सकते हैं कि जो सर्विसेज वो दे रहे हैं हमें उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, वो जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी सर्विसेज होंगे, प्रॉपर टाइम पे नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो बीपीओ में ये था कि हमारे जो बिजनेस के नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं वो हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को, एजेंसीज को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें करके देती है, जिससे हमारा कॉस्ट, हमें एफिशिएंसी, कॉस्ट कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एडवांटेजेस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, इट इज ऑब्वियस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका अच्छा और क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो और इंप्रूव होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप जो रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे थे फॉर एग्जांपल पैकेजिंग के ऊपर ना, आपको आता नहीं तभी भी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं चीजें वेस्ट हो रही है, बट अगर आपने किसी और को दिए तो वो इजीली हो जाएगा, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज होंगे। रिडक्शन इन कॉस्ट, आपको कॉस्ट कम होगा, आपको 10 खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, आपको 10 सामान नहीं लाना पड़ेगा। इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स और इंप्रूव होने लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइम जोन्स, लॉस ऑफ कंट्रोल। अब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और कंट्री को दे रही हूँ, अब वहां की कंट्री और हमारी कंट्री में जो हमारा लैंग्वेज है उससे हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। हमारा जो वहाँ का टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और कंट्री लेते हैं जहां पर हमारी और दूसरी वाली कंट्री की जो टाइमिंग है वो क्या ऊपर नीचे, तो उससे प्रॉब्लम होगा। मीटिंग्स कब करें, कॉन्फ्रेंसेस कब करें, हम डील कब करें, हमें काम क्या करना है वो कब हम करें, तो इधर पे क्या होगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहे। डिफरेंट टाइम जोन्स, वही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में हो और मैं इंडिया में हूँ, टाइम जोन्स डिफरेंट होंगे, इससे काम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर आप ये चीजें नहीं मैनेज कर पा रहे, आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, डिफरेंट टाइम जोन्स हो रहे हैं, आपकी चीजें प्रॉपर नहीं हो रही है, आपके मीटिंग सब करना है, काम कब करना है, ये सब चीजें हो गई तो आपके प्रोजेक्ट आप क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका प्रोजेक्ट आप खो सकते हो। दैट इज द डिसएडवांटेजेस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
बिजनेस में हमने क्या देखा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, कि वहां पर क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज होती है ना, आप वो सब चीजें क्या करते हो, लोगों को क्या करते हैं वहां पर आप वो देते हो, ताकि वो थर्ड एजेंसी को देते हैं ताकि वो आपको काम करके दे। अब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जो नॉलेज के रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड जो चीजें होती है ना, आप वो आउटसोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था आपका जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, वो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन, मतलब वो एक जरूरी काम होता है ना, ऐसे एक तो नहीं है ना कि छोटा मोटा काम है। किसी बड़ी कंपनी का अगर बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी ले लो ना, कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें कितने काम होंगे, कितने सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती होगी। सॉरी। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज नथिंग बट नॉलेज, मतलब रिलेटेड टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो हम उसके रिलेटेड क्या करते हैं, अपने काम को क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। It is described as function related to knowledge and information outsourced to the third-party service provider. KPO is the allocation of relatively high-level tasks to an outside organization or a different group, usually in the different geographic location. It means KPO क्या करता है, मतलब बहुत हाई लेवल टास्क, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, इट इज नॉट एक नॉर्मल सी थिंग है, बड़ी अच्छी खासी चीज है। उसको क्या करना, अगर किसी को हम हाई लेवल टास्क क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, या हम फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे कंट्री को देते हैं, दैट इज हमारा केपीओ। इट इन्वॉल्व सोर्स आउटसोर्स ऑफ कोर फंक्शन। जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, दैट इज बीपीओ, हम वहां पर नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हैं, बट यहाँ पर हम अपने कोर एक्टिविटीज भी क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, which not only give cost benefit to the parent company but surely helps in value addition. शायद ये हो सकता है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिले, आपको कॉस्ट रिडक्शन नहीं मिले। जैसे हमने देखा कि आउटसोर्सिंग में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, बट ये होगा बीपीओ में भी हमने देखा, पर जरूरी नहीं कि आपको केपीओ में कॉस्ट रिडक्शन मिलके दे, बिकॉज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, आपने इन्फॉर्मेशन दिए, डेटा दिए, अब रॉ डेटा को फाइनल डेटा में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर उस डेटा को लेके आना है, तो उस डेटा को सब चीजें करने के लिए टाइम लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, बट वो वैल्यू एडिशन मिलेगा ना, कि आपका काम बहुत अच्छे से किया गया है। प्रोसेस विच आर आउटसोर्स केपीओ यूजुअली मोर स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज बेस्ड, मतलब जो भी हम चीजें आउटसोर्स करते हैं वो ऐसे ही नहीं हम किसी को आउटसोर्स करते, या वैसे छोटे मोटे काम नहीं होते हैं, दैट इज मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड द नॉलेज बेस्ड चीजें होती है। केपीओ रिक्वायर एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज। इट अलाउ बोथ नॉन कोर एंड कोर एक्टिविटीज, मतलब कहीं ना कहीं कोर एक्टिविटीज और नॉन कोर एक्टिविटीज भी है, बट यहाँ पर अगर आप केपीओ, अगर आप चीजें अपनी केपीओ को अगर आप हायर कर रहे हो, उनके एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, आप अपना काम उनको दे रहे हो, यहाँ पर हमें अच्छे खासे एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनको वो सब चीज के बारे में नॉलेज होता है, जो हमारा काम हमें प्रॉपर करके दे। क्या पता हम जो काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, हमें जितना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, सामने वाली कंपनी को ज्यादा होगा, वो हमें और अच्छे से करके देगा। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए, वो देखते हैं हम लोग। ओके, कॉस्ट रिड्यूस, कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प होगा, आपको कॉस्ट बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज, अब आप केपीओ से अच्छी खासी एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो कि आपके काम आप जो भी आउटसोर्स कर रहे हैं, यू कैन आप हायर कर सकते हो कि आपके अच्छे खासे वहाँ स्किल्स, मतलब हायर स्किल्स, अच्छे खासे एम्प्लॉयज आप उनको हायर करो, ताकि आपका काम क्या अच्छे से हो। प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, इट इज ऑब्वियस आपको क्वालिटी सर्विसेज मिलने वाले, नॉलेज शेयर बेसिस है, वहां पर आपको अच्छी खासी एक्सपर्टीज मिलेंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो आपका काम करके दे रहे, कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा, बट आपको अच्छी खासी क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगे। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लेगी, फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो भी एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके काम के रिलेटेड, वो आपको कहीं ना कहीं क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो अब ये कुछ हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या दिया है। अगर आप चीजें आउटसोर्स करते हो ना कहीं हमें एक डर रहता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन से शेयर किए जा रहे हैं, हम किसी दूसरे कंपनी को अपने इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो क्या पता वो चीजें हमारे लिए कहीं मिसयूज ना हो जाए, हमारे इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तरीके में ना यूज हो जाए, या कहीं इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन, मतलब कि आप चीजें, इट इज ऑब्वियस कि अब यहाँ पर आप जो चीजें अपनी एक्टिविटीज किसी को दे रहे हो, तो वो एक तो नॉलेज बेस्ड चीजें हैं, आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको डेटा देने पड़ते हैं, वो सब चीजें देने पड़ती है, तो क्या पता आपके जो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय एंड क्वालिटी कैन नॉट बी एश्योर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो भी, मतलब आपने जो काम जिसको दिया है, जो एम्प्लॉय या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोई कर रहा है, क्या पता वो जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से होगा, उसकी क्या सोच होगी। फॉर एग्जांपल अगर उसको अपना फायदा सोचना होगा, वो अपना फायदा सोच लेगा, वो दल बदलू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आस्तीन का सांप हुआ तो आपको डस लेगा। सो ये क्या आता है,
कहीं ना कहीं हमें होता है ना कि हमारी जो चीजें हम जो किसी और को दे रहे हैं, क्या पता वो गलत तरीके से यूज कर ले, हम नहीं जान सकते ना कि उसके कैरेक्टर को पहचान ले एक दिन में कि वो कैसा है, वो काम करके देगा कि नहीं करके देगा। करके देगा तो कौन से तरीके में से करके दे रहा है, कहीं गलत यूज ना कर रहा हो, कुछ और चीजें ना कर रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी दे रहा है, बंदा कैसा है, काम कैसे कर रहा है, हमको नहीं पता। टाइम कंज्यूमिंग, इट इज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ये टाइम चीजें लगती है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना रॉ डेटा किसी को दे रहे हो, उसको अच्छे से करने के लिए, एक फाइनल डेटा बनाने के लिए कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। ये नहीं कि आपने ऐसा किया और आपको सामान तुरंत मिल गया फटाक से। आप राशन की दुकान में गए, आपको चाहिए था बिस्किट, आपने उसको बिस्किट बोला, आपने पैसा दिया, आपको मिल गया। दिस इज नॉट द थिंग। यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो चीजें थोड़ी टाइम लगती है, बिकॉज नॉलेज प्रोसेस, जो हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, वहां पर चीजें थोड़ी सी टाइम लगती है। ऐसे नहीं हो जाता कि आपने जब बोला आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन वही है कि कम्युनिकेशन गैप होगा, तो अगर आपकी काम नहीं प्रॉपर हो गया, आपकी अगर कम्युनिकेशन या फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंट्रीज में है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम जोन हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, कल्चरल चीजें हो गई, वो सब चीजें क्या करती है कहीं ना कहीं, उससे क्या होता है कि हमारे काम में प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। दैट इज हमारा KPO। अब हमारा एक लास्ट बचा है, दैट इज LPO। आई नो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, बट एक लास्ट टॉपिक बचा है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब लीगल वर्ड है ना, मतलब कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ लॉ के रिलेटेड एडवाइस चाहिए, या CA फॉर्म से अगर कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप क्या करोगे, मेरे पास आओगे, डॉक्टर के पास जाओगे नहीं ना, आपको जो भी लीगली चाहिए तो आप उसके पास जाओगे। सो legal process outsourcing, that is LPO, refers to the practice of law firm or the corporation obtaining legal support, जो भी legal support हमें चाहिए रहते हैं from an outside law firm or the legal support service company. LPO is the industries in which in-house legal departments or organization outsource legal works to such areas where it can be done at less price. Example, US और यूरोप outsource legal work to India। मतलब यहाँ पर इन हाउस मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिनके खुद के एक लॉ होती है, जिनके खुद के एक अलग अलग लॉ फॉर्म बने रहते हैं जो उनकी कंपनी को हेल्प करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से दूसरे लॉ से, अगर आपको किसी दूसरे लॉयर से हेल्प लेना है तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का काम है, आपको वो चीजें करनी, तो आप LPO के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कोई केस आया है, आप ऑलरेडी बिजी हो, तो आप क्या करोगे, वो किसी और को हायर कर दोगे, आप किसी और का आउटसोर्स कर दोगे। आप ऑलरेडी किसी चीज में बिजी हो और आपको कुछ और काम आया रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू अगर कोई एडवाइस रिलेटेड है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका लॉ का ही फॉर्म है, आप उसी चीज में बिजी हो, आप क्या कर सकते हो, वो चीज किसी और को आउटसोर्स कर दो। आप ऑलरेडी 10 केस आपके पास पड़े, अब और केसेस आ रहे, तो आप क्या करोगे, आप किसी और को आउटसोर्स कर दोगे, जिससे आपका काम इजीली हो जाएगा, आपका कम दाम में काम हो जाएगा। दैट इज LPO। एडवांटेजेस दिए हमारा। सो यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर क्या था, कॉस्ट सेविंग। आपको कॉस्ट सेविंग होगा। आप फॉर एग्जांपल इससे अभी हमने पता कि हमने ऑलरेडी इतने, लेकिन आउटसोर्स एक्चुअली करते ही क्या है, आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, आपको कॉस्ट रिडक्शन हो जाते हैं। एक्सेस हाई लेवल टैलेंट, इट इज ऑब्वियस, आपको क्या होता है, अच्छी खासी सर्विसेज मिलती है, अच्छी खासी क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी, प्रॉपर सर्विसेज आपको क्या की ऑफर की जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का अगर इन हाउस लॉ फॉर्म है, उसका खुद का एक लॉ का फॉर्म होगा, और फॉर एग्जांपल अगर वो किसी और के साथ भी बाहर किसी से डील कर रहे हैं, किसी और कंपनी के साथ लिंक है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों अगर काम करे तो अच्छे से काम होगा। वहीं कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो एक स्टाफिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो हो सकता है। अगर हमारी कंपनी का लॉ फॉर्म है, हमारी कंपनी उसके और उसी का एक कंपनी का लॉ फॉर्म है, तो हम अपने कंपनी के हिसाब से सब कुछ चीजें कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, और जो सामने वाली, हम जिसके साथ बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो बाहर देश में रहती हो, चाहे हमारी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रहती हो, अगर हम उसके साथ डील करें तो हम उसके अकॉर्डिंग के टाइम उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों लोग काम करें तो काम अच्छे से होगा। दैट इज हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर हमें कुछ दिया है डिसएडवांटेजेस, जैसे हर एक आउटसोर्सिंग में दिया था। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब वही है ना कि आप चीजें दे रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या पता वो चीजें प्रॉपर यूज की जा रही है, क्या लोग मिसयूज ना कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई कुछ कर तो नहीं कर नहीं रहा है, कोई दलबदलू नहीं हो रहा, कुछ अलग अलग चीजें नहीं कर रहा, जिससे आपको कहीं आपके इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रहे, आपको कहीं कहीं ना आपको कहीं ये होगा कि आपका यूज नहीं किया जा रहा, आपकी कंपनी का यूज नहीं किया जा रहा, आपके डिटेल्स लेके आपको कहीं बोलते ना कि ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा हो। प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द और रिलेवेंट लॉस, क्या पता हम जो काम किसी कंपनीज को दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम जो काम खुद कर रहे हैं, अगर हम खुद करें, क्या पता लॉ में कितने सारी चीजें होते हैं, अगर हमें वो नहीं पता, हमें एग्जैक्ट मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होगा, तो क्या पता हमारा काम प्रॉपर नहीं हो। क्या पता सामने वाली कंपनी जो हमें काम करके दे रही है, उसको भी अगर हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होंगे। अफेक्टेड
प्रॉब्लम ऑफ कल्चर एंड दी लैंग्वेज बैरियर, वही है कि आपको कल्चर के रिलेटेड लैंग्वेज बैरियर, फॉर एग्जांपल अगर बाहर की कंट्री तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें काम में बाधा ही लाती है। अफेक्टेड बाय द ज्योग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन द फर्म्स एंड द क्लाइंट्स, अगर वही फॉर एग्जांपल कि बाहर कंट्रीज में है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो हमें क्या था, टाइम जोन्स हो गए और प्रॉपर टाइम नहीं हमें मिल पाता, कब मीटिंग्स रखे, कब कॉन्फ्रेंस रखे, कहीं ना कहीं आप अपना प्रोजेक्ट खो सकते हो। तो दिस आर द थिंग्स कि हमने देखे, आउटसोर्सिंग देखा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखे, कि हमने 3-4 चीजें ऐसे देखे जहां पर हमें आउटसोर्सिंग पड़ा, आउटसोर्सिंग का अलग अलग 3 फॉर्म्स पढ़े, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।